हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। तो हम बात कर रहे हैं 16 फरवरी हिंदी के एग्ज़ाम आ रहे हैं। बस 3 ही 4 दिन और बचा और एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपने कुछ बहुत तैयारी खुद से ही की होगी, पर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ जिसमें आपको आपके मतलब की काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो प्लीज़ देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला लेसन है मित्रता, और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इसको पूरा नहीं याद करना है कि आप बुक से याद करें और कॉपी टू कॉपी उतार दें, नहीं दोस्तों। और ये हमको जल्दी याद भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है मैं बता रहा हूँ, बस आप वही याद करिएगा और आपको जीवन परिचय में पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आपको पहले तो इनका नाम याद रखना है। नाम इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों। बस आप सबसे पहले इनका नाम याद रखना है और दूसरा नंबर इनका जन्म याद रखना है। जन्म इनका कब हुआ था दोस्तों? सन 1884 जी दोस्तों। बुकों में इसमें अलग अलग दिए रहता है, पर जो आपकी बुक में दिया हो वही लिख दीजिएगा, सब सही माना जाता है। जन्म स्थान दोस्तों, तीसरा नंबर इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो दोस्तों 3 हो गए, 4 हो गए। अब पांचवा आपको क्या याद रखना है? इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम हुआ। अब इनकी शिक्षा मतलब कहाँ हुई, कैसे हुई और कहाँ तक ये पढ़े, इनकी शिक्षा। इन्होंने एफ ए इंटरमीडिएट किया है। अब आते हैं दोस्त आगे। अब आती है इनकी आजीविका। आजीविका में क्या लिखेंगे दोस्तों? मतलब ये क्या क्या बने, क्या क्या इन्होंने किया। तो पहले तो इन्होंने अध्यापन किया, फिर लेखन, फिर प्राध्यापक, और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? सन 1941। इतना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद ही करना है, इसमें से कोई भी नहीं छोड़ना। चलिए आगे और भी कुछ हैं, अगर जो आपको याद हो तो उनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। पर इतना तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद ही करके जाना है। आगे आता है दोस्तों इनकी लेखन विधा। लेखन विधा में दोस्तों इन्होंने क्या क्या लिखा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। इसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको इतने ही याद हो जाए, आपको जितने याद हो उतने लिखकर आदि लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में पहचान।
साहित्य में पहचान: निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक, इसमें भी आपको जितना याद, 1 2 4 हैं, वैसे 4 आपको याद हो जाएंगे। फिर भी नहीं याद होते तो आप 1 ही 2 याद कर लीजिए। आते हैं इनकी भाषा में। इनकी भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक। भाषा। आते हैं आगे इनकी शैली। इनकी शैली कैसी थी? तो वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। और भी हैं दोस्तों, पर मुझे इतनी याद है तो मैंने इतनी लिख दिया, और आप पूरी याद कर लीजिएगा। आपको इतनी याद हो तो इतनी लिख दीजिएगा, इसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा। आते हैं दोस्तों आगे, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के मेरी राइटिंग थोड़ा बिगड़ी हुई है, पर आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको यही वीडियो दोबारा ही अच्छी राइटिंग में मिल जाएगा। साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। तो ये कुछ हैं, इनको भी आपको याद हो जाए तो याद कर लेना है। इनमें भी ये भी इम्पोर्टेंट है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बस आपको इतना याद करना है। और बाकी जीवन परिचय में आप इन्हीं के बारे में कुछ भी लिख दीजिएगा, पर ये जो हो बिल्कुल सही हो। इसमें हर चीज़, इनका जन्म, इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म स्थान, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, इनकी आजीविका और इनकी मृत्यु तक तो बिल्कुल सही लिखना है दोस्तों। और अगर जो आपको कुछ बीच में नहीं आ रहा, वैसे तो मुझे आशा है कि आप पूरा जीवन परिचय ही याद कर लेंगे, पर यदि आपको भूल रहा है तो आपको बस इतना ही याद है, तो आप कुछ भी लिख के बस डेट और जन्म डेट और मृत्यु डेट सही लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो दोस्तों करते हैं, बाल्य अवस्था,
विशेषता की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपके क्वेश्चन बुक में, पेपर में आपके ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, बाल अवस्था की मृतता की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमें डायरेक्ट कॉपी में उत्तर लिख के फर्स्ट और उत्तर नहीं लिखना है, और ना ही हमें क्वेश्चन डाल के उत्तर लिखना है कि पहले हम उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन डालें और पूरा क्वेश्चन रिपीट करें और फिर बुक में उसके नीचे से उत्तर लिखें। ऐसा भी नहीं करना है। तो हमको पहले डालना है पहले प्रश्न में, जैसे जौन सा भी प्रश्न हो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये नहीं कि आपको जैसे तीसरा नहीं आ रहा तो आप तीसरे को ही पहले में पहला नंबर डाल के लिख दें। नहीं, जो क्वेश्चन है उसको उसी नंबर पे डाल के लिखना है। यदि आपको नहीं आ रहा तो उसको आप लास्ट में पहला नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर पहले का ए ऐसा डाल के लिख देना है। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, बाल अवस्था की मृतता की क्या विशेषताएं हैं, तो इतना ही डाल के, तो जैसे आपका पहला प्रश्न है तो आप डालेंगे कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या पहला। यदि पहला क्वेश्चन है आपका तो पहला डालेंगे, यदि और है तो और जैसे आपका छूट गया तो पहले का, जैसे आप बाद में पहला छूट गया और बाद में वो याद आ गया तो आपके पहले का जैसे छूटा है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पहले का। तो इतना पड़ गया। अब आपको यहाँ से डालना है उत्तर संख्या फर्स्ट, और डायरेक्ट यहीं से नहीं आपको लिखने लगना है, ऐसे डैश करके इसके नीचे से उत्तर लिखें। इसके नीचे से जो भी इसका उत्तर हो इसके नीचे से लिखें, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब आते हैं हम रस में। रस का अर्थ तो आपको सबको पता ही होगा। रस का अर्थ है, चलिए मैं बता देता हूँ। रस का अर्थ काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है, और बुक का नहीं, ये शॉर्ट लाइन है पर ये सच है। और आपको या उतना बड़ा लिखें या इतना लिखें, नंबर आपको बराबर ही मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस तो काफ़ी गहरे प्रकार के होते हैं, तो आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, तीसरा शांत रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठवां हास्य रस, सातवां भयानक रस, आठवां विभत्स रस, नौवां
अद्भुत रस। 10वां वात्सल्य रस। 11वां भक्ति रस। ये हो गए हमारे 11 रस। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ इन्हें। पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, तीसरा शांत रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठवां हास्य रस, सातवां भयानक रस, आठवां विभत्स रस, नौवां अद्भुत रस, 10वां वात्सल्य रस और 8वां है दोस्तों भक्ति रस, वात्सल्य रस। तो इनमें से आपको सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ ही हैं जो इम्पोर्टेंट है और बाकी सब आपको आगे यूज़ मिलेंगे, पर अभी उनका यूज़ नहीं है। तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा लर्न करना है, याद करना है। आपको पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, वीर रस, हास्य रस, ये 4 हैं। ये 4 ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो ये 4 रस आप अच्छे से याद करके जाएं और इनमें से कोई भी नहीं आएंगे। ये सब आपका, इनका यूज़ सबका आगे है। मैंने टोटल बताए हैं आपको, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो आने हैं, वो यही 4 हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इन 4 रस के अर्थ भी बता रहा हूँ। तो इनके अर्थ, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अर्थ है स्त्री पुरुष का प्रेम। श्रृंगार रस का अर्थ है स्त्री पुरुष का प्रेम। अब दूसरा है करुण रस। करुण रस में दोस्तों हम क्या लिखते हैं? करुण रस में प्रिय मतलब आपका जो प्रिय हो, कोई भी वस्तु या जीव, कोई भी आपका प्रिय हो, तो प्रिय के वियोग। वियोग मतलब नष्ट या नाश, वियोग या हानि, हानि के कारण शोक भाव। करुण रस का अर्थ है दोस्तों आपके किसी प्रिय वस्तु या जीव का वियोग या नाश या हानि के कारण जो होता है वो शोक भाव कहलाता है। आते हैं आगे। अब कौन सा था? वीर रस। वीर रस, वीर रस, इसका अर्थ है दया, दान, वीरता आदि के संबंध में, प्रसन्नता का भाव। वीर रस का है अर्थ आपका दया, दान, वीरता आदि के संबंध में प्रसन्नता का भाव। आते हैं आगे दोस्तों। अब कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस में क्या है? हास्य रस का अर्थ अंगों या वाणी
अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न उल्लास या हंसी। उल्लास का मतलब भी हंसी या प्रसन्नता मान लीजिए। इसका अर्थ है हास्य का अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न, हमारे जो हृदय में उत्पन्न उल्लास या हंसी होता है, यही उसका अर्थ है हास्य रस का। तो ये 4 श्रृंगारों का रस है और इनका बाकियों का यूज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछता है हास्य रस किसे कहते हैं, तो आप बुक में बहुत ही बड़ा लिखा होता है, उसको याद करने में आपको परेशानी होती है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका, मतलब शॉर्ट लिखे दे रहा हूँ। नंबर आपको उतना ही मिलेगा, लॉन्ग लिखेंगे तो भी उतना, शॉर्ट लिखेंगे तो भी। अर्थ दोनों का एक ही है, बस उसमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं और मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट रहेगा, जिसमें से आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से लिख भी सकते हैं और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस में हम लिखते हैं परिभाषा, किसी की बोली या कहानी, वस्त्र द्वारा हमारे मन में जो दोस्तों यहाँ पर हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल छोटा सा, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, तो आप अपने कॉपी या किसी चीज में लिख लीजिए। हास्य रस किसे कहते हैं? किसी की बोली या कहानी या वस्तु द्वारा हमारे मन में जो स्थायी नामक, हमारे हृदय में जो स्थायी नामक, हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो ये आपको छोटा सा है, इसमें आपको फुल नंबर मिलेंगे, जितने आपको लॉन्ग में मिलेंगे उतने ही इसमें मिलेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही सरल है, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा और नंबर भी पूरे देगा। तो अब आते हैं हम हास्य रस के उदाहरण में। तो दोस्तों उदाहरण तो आपने याद ही किए होंगे, पर एक उदाहरण आपको अगर जो अच्छा लगे तो ये मेरे द्वारा जो मुझे याद है मैं आप लिख रहा हूँ। अगर जो आपको भी याद हो जाए, सरल लगे, तो आप भी याद कर लीजिएगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। हाँ दोस्तों, बस ये छोटा सा है जो कि 4 लाइन का है। इसमें से आपको ज़्यादा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ज़्यादा टफ है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ उदाहरण।
शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हर्ष को ही दंगा भ्यो, नंगा के विवाह में। दोस्तों इसका अर्थ है शीश पर गंगा हंसे, जिसके सिर पर गंगा हंस रही है, भुजनि पर भुजंगा हंसे, भुजाओं पर सांप हंस रहे हैं, कंधे पर सांप हंस रहे हैं, हास को ही दंगा भ्यो, हंसने की ही वजह से, हंसने के कारण ही दंगा हुआ, नंगा के विवाह में, नंगा अर्थात शिव जी के विवाह में। इसका अर्थ यह है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों करुण रस की। तो मैं आपको करुण रस की भी एक छोटा सा बिल्कुल छोटी सी ही परिभाषा बता रहा हूँ। अगर जो आपको सही लगे तो याद कर लीजिएगा। नंबर आपको सब में बराबर ही मिलने हैं, या मेरा लिखिए या अपनी बुक का लिखिए, नंबर आपके नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। चलिए शुरू करते हैं। करुण रस। किसी प्रिय मित्र, व्यक्ति या वस्तु का नाश या हानि पहुंचने पर हमारे हृदय में जो शोक नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। किसी प्रिय मित्र या वस्तु या व्यक्ति के द्वारा किसी प्रिय मित्र या व्यक्ति या वस्तु का नाश या हानि होने में हमारे हृदय में जो शोक नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। तो इसका एक दोहा है, उदाहरण, जिसे मैं लिख रहा हूँ। उदाहरण, विकल्प सब्रों वही रानी, रूप राशि, शोक विकल्प सब्रों वही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। करऊं विलाप अनेक प्रकारा, गिरहीं भूमि पर बारंबार। मैं एक बार इसको रिपीट किए दे रहा हूँ दोस्तों। शोक विकल सब्रों वही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, करहूं बिलापा अनेक प्रकारा, गिरहीं भूमि पर बारंबारा। तो दोस्तों इसका अर्थ है रूप राशि बल तेज बखानी। रूप जो है, रूप राशि बल नहीं, शोक विकल सब रो वही रानी, मतलब शोक में सब रो रहे हैं। रूप राशि बल तेज बखानी, सबके रूप मतलब सबके चेहरे पर तेज नहीं दिख रहा है, प्रसन्नता नहीं दिख रही है, सब शोक पर है। करहूं विलाप अनेक प्रकारा, सभी अनेक प्रकार से विलाप मतलब रो रहे हैं, किसी चीज का शोक मना रहे हैं। गिरहीं भूमि पर बारंबार, और बार बार अपना सर या अपना शरीर जमीन पर पटक रहे हैं। इसका अर्थ दोस्तों रामायण से भी लिया जा सकता है, जैसे कि राजा दशरथ की मृत्यु में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सब ऐसे ही मतलब कर रहे थे। इस उदाहरण को, इस दोहे को रामायण से ही लिया गया है। तो दोस्तों चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अलंकार में। तो
तो अलंकार की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। अलंकार जो है दो शब्द से मिलकर बना है, अलंग प्लस कार। अलंग का अर्थ है भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला होता है, कार का अर्थ करने वाला होता है, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करें वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों आभूषण, मतलब जिस प्रकार आभूषण गहने भी कह सकते हैं हम। आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। वैसे ही काव्य में शब्दों के द्वारा जो चमत्कार होता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। वैसे तो तीन होते हैं उभय अलंकार, पर उभय अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही याद करने हैं। तो चलिए लिखते हैं शब्दालंकार। अलंकार काव्य में शब्दों के प्रयोग से जो चमत्कार पाया जाता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब आते हैं अर्थालंकार में। काव्य में अर्थों के माध्यम से, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है, काव्य में अर्थों के माध्यम से जो चमत्कार पाया जाता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं अब हम समास में। तो दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। इसमें 6 आपके पूरे सिलेबस में नहीं है, इनमें है 2 ही 3। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं और मैं आपको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ सब, पर जो से आने हैं वो भी बता दूंगा। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठा है बहुब्रीहि समास। ये आपके हो गए 6 प्रकार के समास। तो इसमें मेन आपका है, सबसे इम्पोर्टेंट है द्विगु और द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो शायद बहुब्रीहि आपके सिलेबस से हट चुका है। तो द्विगु और द्वंद्व और कर्मधारय, ये आपके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये पेपर में आने ही आने हैं। तो इनको आपको याद करके जाना है। और ये भी इनका कोई ये मतलब आ भी सकते, ये जहाँ तक नहीं आएंगे, याद कर लीजिएगा, इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। पर इनको ये इम्पोर्टेंट है 1 2 3, इनको आपको 100% याद करके जाना है और इनमें फुल नंबर आएंगे आपके। तो चलिए इनकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। आते हैं
दो की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है 3 उनकी बता रहा हूँ। चलिए आते हैं आगे। पहला है द्विगु समास। द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो देखिए, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। तथा दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध होता है। तो इसका संख्यावाची, जैसे दोस्तों आपको एक दो उदाहरण लिखा रहा हूं द्विगु समास के। तो डालते हैं पहला, अष्टग्रह। अष्टग्रह ये द्विगु समास क्यों है? क्योंकि इसमें पहला पद अष्ट माने 8, ये संख्यावाची है, इसलिए ये द्विगु समास कहलाएगा। इसका अष्टग्रह का पूरा अर्थ होता है 8 ग्रहों का समूह। एक और आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों। इसका होगा जैसे एक कौन सा, जैसे तिरंगा। इसमें आगे तिरंगा आया है ना, 3 रंग का मतलब 3 आया है, संख्यावाची है ना, इसको द्विगु समास कहेंगे। 3 रंग का इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा 3 रंगों का समाहार। 3 रंगों का समूह कह सकते हैं या समाहार। 3 रंगों का समाहार। उसमें उदाहरण 1 या 2 ही पूछता है जहां तक, पर आप 2-3 याद करके जाइएगा। आते हैं दोस्तों आगे। अब आते हैं द्वंद्व समास में। जो मेन है बस आपके वही लिख रहा हूं मैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसके दोस्तों इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए आपको उदाहरण बता रहे हैं। इसका उदाहरण जैसे माता पिता, इसमें दोनों ही पद प्रधान है, माता और पिता। इसका हिंट, द्वंद्व समास का एक हिंट और होता है, जहां पर डैश लगा हो वह द्वंद्व समास होता है। मतलब 100 में 90% द्वंद्व समास में बीच में 2 शब्दों के बीच में डैश लगा हुआ होता है, तो हम पहचान जाते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे क्या लेते हैं, दूध और दही, ये भी दोनों पद इसमें प्रधान हुए, तो दोस्तों ये भी द्वंद्व समास है। अब आते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास, इसका क्या होगा? इसमें होता है जहां समस्त पदों में, नहीं इसकी डिफिनेशन ये नहीं, इसकी डिफिनेशन होगी दोस्तों, पूर्व पद उपयोग या विशेषण उत्तर पद उपमान या विशेष हो। इसका एक बार लिख के बताता हूं मैं। पूर्व पद उपमेय
या विशेषण उत्तर पद, उपमान या विशेष हो, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। आते हैं दोस्तों उदाहरण पे। इसका उदाहरण होगा, जैसे बताते हैं, जैसे महाराज, एक मान लीजिए आप महाराज, महाराज, तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? महान है जो राजा, महाराज। इसमें जो समास है पूर्व पद, ये उपमेय है, उपमेय या विशेष। महा हो गया महाराज, महाराज कहा जिसे कहते हैं महान है जो राजा, इसका अर्थ होगा महान है जो राजा। इसमें पूर्व पद जो विशेष हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। एक उदाहरण और आपको लिखा देते हैं। उदाहरण जैसे नीलांबर ले लेते हैं हम। नीलांबर, नीलांबर का क्या होगा दोस्तों? नीला है अंबर जिसका, अर्थ है इसका नीला है अंबर जिसका, जो इसका अर्थ है नीला है अंबर जिसका। इसमें पूर्व पद जो है विशेष है नीला, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। चलिए दोस्तों आगे। अब आते हैं दोस्तों लट्लकार में, धातु रूप जिन्हें भी कह सकते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर क्या आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आता है लट्लकार, इसमें आता है जैसे इसमें आते हैं पठति शब्द के, जहाँ तक बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो पठति शब्द के मैं आपको प्रथम और मध्यम बता रहा हूँ, उत्तम भी बता रहा हूँ, और आगे के आप याद करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रथम, मध्यम, उत्तम। इसका पहले होगा पठति, मध्यम होगा पठासी, और उत्तम होगा पठामी, पठान। यहाँ पर लिखेंगे एक वचन, यहाँ पर लिखेंगे द्विवचन, यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन। अब आते हैं द्विवचन में, होगा पठता, पठथा, पठाव, पठावा, इसका होगा पठावा। आते हैं बहुवचन में, पठन्ति, पठत, पठत, पठामा, पठामा। ये हो गया दोस्तों। अब आगे की जानकारी के लिए मैं आगे भी चैनल बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जो भी आपको जानकारी इंग्लिश के एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखें, तो हमारे वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। और हिंदी के बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी हमारे पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमारे पीछे चैनल में इंग्लिश में जो भी आपको दिक्कत हो, तो हमारे चैनल में पढ़ा है। लेटर कैसे लिखें, एप्लीकेशन कैसे लिखें, और भी कई चीज़ें पढ़ी हैं, तो देखें और समझें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और ज्ञान के लिए जुड़े हैं हमारे चैनल से। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।